हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। इससे पिछला मेरा 2 वीडियो मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का था। आज मैं मांझी शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलते हैं, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है मांझी शासन व्यवस्था में संथाल झारखंड की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है। ठीक है, मतलब जो संथाल है झारखंड में जितना भी जनजाति है उसमें से सबसे ज्यादा कौन है? संथाल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीविका का साधन। इट मीन्स ये जो संथाल का जो जीने का जीवन यापन करने का जो साधन क्या है, तो वो कृषि है। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है, जो इसका निवास स्थान है वो कहाँ है? तो वो संथाल परगना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले ये एक लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहां इन्हें साउतार कहा जाता था। बोला जाता है, ये बोल रहा है कि मतलब ऐसा माना जाता था कि वो बहुत लंबे अरसे तक कहाँ रहे थे? पश्चिम बंगाल में रहे थे, जहां इन्हें क्या बोला जाता था? साउतार। ठीक है, इस किसको? तो इसी संथाली लोगों को क्या बोला जाता था? साउतार। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। झारखंड में इनका नाम संथाल पड़ा, लेकिन बंगाल में इनका नाम क्या था? साउतार इसको कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये संथाल परगना में बसाए गए थे। इनको संथाल परगना में ये क्या किया गया था? बसाया गया था। ठीक है, संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया जनजाति थे। ठीक है, संथाल परगना में जो वहाँ के जो मूल निवासी है वो कौन है? पहाड़िया जनजाति। ठीक है, लेकिन जब 1765 में अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया, बोल रहा है कि लेकिन जब 1765 में अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया तो पहाड़िया जनजाति इनके अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब ये बोल रहा है कि जब 1765 में जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, प्रवेश किए थे, तो पहाड़िया जनजाति जो थे इनका जो अधीनता है स्वीकार करने से मना कर दिए थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1772 में, ठीक है, पहाड़िया जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब क्या है कि पहले जो पहाड़ी जनजाति थे वो अंग्रेज को मतलब मानने से इनकार कर दिए। उनके मतलब जो भी काम हो उनके अधीनता को अस्वीकार कर दिए। फिर क्या हुआ कि उस जो अधीनता अस्वीकार किए थे उसके लिए क्या किया? 1772 में पहाड़िया जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे क्या बोला गया? पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, अब ये चला कब से था? तो ये 1772 से 1782 तक। ठीक है, अंग्रेज इस स्वतंत्रता प्रेमी पहाड़िया जनजाति को काबू करने में विफल होने पर एक कूटनीति के तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष करा दिया। अब क्या हुआ कि जब पहाड़िया जनजाति के लोग अंग्रेज के खिलाफ जब विद्रोह किए थे तो अंग्रेज इन पहाड़ियों को काबू में नहीं कर पा रहे थे। अब क्या किए कि एक कूटनीति के तहत संथाल और पहाड़िया के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया। इट मीन्स क्या है कि पहाड़िया को यहाँ पे लाके ये बसा दिए थे। कहाँ? संथाल परगना में। और पहले वहाँ पे कौन था? पहाड़िया था। अब क्या हुआ? इस संथाल को जो लाके बसा दिया, अब ये क्या, इन दोनों के बीच में खुद लड़ाई होने लगा। तो इसका फायदा कौन उठाने लगा? अंग्रेज उठाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। 1832 से 33, ठीक है, 1832 से 33 में 1338 वर्ग मील क्षेत्र, ठीक है, को सीमांकन कर दामिन एक को पर क्षेत्र की स्थापना कर दिया। अब क्या बोलता है कि 1732 से 33 के बीच ये जो संथाल परगना था उसमें से जो भी एरिया संथाल परगना का था उसमें 1338 वर्ग मील क्षेत्र को क्या किया? दामिन एक को क्षेत्र बना दिया। ठीक है, इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया। अब क्या बोलता है जरूर समझिए। बोलता है कि जो 1732 से 33 में क्या हुआ कि जो 1338 वर्ग मील जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो क्या किया? उसको दामिन एक को लागू कर दिया और पहाड़िया जनजाति को दे दिया। और क्या किया कि उसी क्षेत्र में संथालों को भी वो बसा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट, संथालों ने मांझी व्यवस्था सोरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की। जो ये संथाल है वो जो अपना जो शासन व्यवस्था कहाँ से प्राप्त किया? तो सोरिया से, पहाड़िया से। ठीक है,
संथालों ने जो अपना मांझी व्यवस्था जो प्राप्त किया वो कहाँ से प्राप्त किया? सोरिया पहाड़िया जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संथालों में सोरिया पहाड़िया की तरह ही राजनीतिक संगठन को अपनाया। क्या बोलता है कि जो संथाल भी जो था, संथाल जो बादे बसाए गए थे, तो वहाँ पे पहले से कौन रह रहे थे? पहाड़ी जनजाति लोग रह रहे थे। तो पहाड़ी जनजाति का वहाँ अपना कोई राजनीतिक संगठन था, तो जब संथाल बसा वहाँ पे तो वो अपनाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक संथाल गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जो गांव में है क्या होता था? एक ग्राम पंचायत होता था, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? मांझी, और जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते थे? नायके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इनकी सहायता गिरी, कोतवार, भंडारी और गुड़ैत करते थे। किसका सहायता? तो ये मुखिया का जो सहायता कौन करता था? सहायता गिरी, कोतवार, भंडारी, गुड़ैत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 15 से 20 गांव पर एक नायके होता था। मतलब अगर 15 से 20 गांव, मतलब मान लीजिए ये एक गांव है, फिर 2 गांव है, 3 गांव है, ठीक है, तो 15 से 20 गांव को मिलाकर एक नायके होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता था। अब देखिए 15 से 20 पे नायके होता था, अब क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा गांव को, मतलब 70 से लगभग 80 गांव को अगर मिला दिया जाए तो उसका क्या होता था? एक सरदार होता था। सरदार पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी रहती थी, और जो एक सरदार होता था उस पर पूरे इलाके का क्या होता था? जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, अंग्रेजों के शासन काल में सरदार, नायके और मांझी को मान्यता मिली हुई थी। ठीक है, क्या बोलता है कि जो अंग्रेजों का जो शासन काल था उसमें जो सरदार थे, नायके था, नायक था, मांझी थे, ठीक है, सही नायक नहीं, ये नायके होगा। ठीक है, नायके, मांझी को मान्यता मिली थी और इन्हें मासिक वृत्ति दी जाती थी। इट मीन्स ये बोल रहा है कि ये जो था इनको अंग्रेज के द्वारा पैसा भी मिलता था इनके काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब मांझी का कार्य को समझिए। ठीक है, मांझी का कार्य क्या है? तो मांझी का जो काम है ग्राम सभा को बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट है गांव के झगड़े को निपटारा करना। ठीक है, लगान वसूलना, इट मीन्स टैक्स को वसूलना भी इसका काम है। विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देना, मतलब जो किसी घर में विवाह अगर हो रहा है तो उससे अनुमति किससे देना होगा? तो मांझी से देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मांझी का एक सहायक होता है जो जोग मांझी कहलाता है। ठीक है, मांझी का जो सहायक होता है तो क्या बोलते हैं? जोग मांझी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अब जोग मांझी का कार्य देखते हैं। तो बोलता है कि समाज के लोगों पर उनके आचरण पर निगाह रखता है। क्या बोलता है कि समाज के लोगों पर आचरण पर निगाह रखता है। जोग मांझी का ये क्या कार्य है कि समाज के लोगों पर उनका क्या बोलते हैं? निगाह रहता है, कौन क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, मतलब जो अगर मान लेते हैं कि किसी की बेटी का शादी नहीं हो रहा, किसी का बेटा का शादी नहीं हो रहा, तो ये भी काम किसका था? जोग मांझी का। ठीक है, ठीक है, एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण थी। अगर और क्या है कि विवाह के मौके पर इनका जो सलाह था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य प्रमाणिक संभालता था। मतलब क्या है कि अगर मांझी अनुपस्थिति रहे, मतलब वो नहीं आता है, तो उस कंडीशन में उसका काम कौन करता था? प्रमाणिक। ठीक है, अब देखिए गुड़ैत क्या है, समझिए गुड़ैत के बारे में। गांव का संदेश वाहक गुड़ैत कहलाता था। मतलब गांव में अगर किसी को न्योता देना घरे घरे जाके, तो वो काम कौन करता? गुड़ैत करते थे। जो अभी ठाकुर करते ना, वो कौन करते थे उस समय? गुड़ैत करते थे। इस मतलब इस आपका मांझी शासन व्यवस्था में जो संदेश वाहक होता है वो कौन होता है? गुड़ैत होता है। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि मांझी शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? तो गुड़ैत करते थे। ठीक है, अब गुड़ैत का कार्य समझिए। ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीण को देते हैं। मतलब ये ग्राम सभा या फिर किसी उत्सव का जो सूचना किसको देना है? ग्रामीणों को देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कि ग्रामवासियों को एक जगह इकट्ठा करना होता है। मतलब ये जो गुड़ैत का काम होता है कि सब लोगों को बुला के लाना और एक जगह पे इन लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है, अब है मगदू प्रजा। मगदू प्रजा क्या होता है ये समझ लीजिए। मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर
गांव के सारे मामले को निपटाता है। ठीक है, मतलब हत्या को छोड़ के बाकी सब मामला कौन अपना निपटारा करता है? तो ये मगधो प्रजा। अब क्या आता है? झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ विशिष्ट सज्जन होते हैं जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हत्या को छोड़ के कोई और मामला आया, तो उन निर्णयों में जो लोग विचार विमर्श देते हैं, ठीक है, जो विचार विमर्श देते हैं, जो वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भगदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दंड। दंड में क्या? अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक या दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति को दंड मिला है तो किसी अपराधी को, तो चाहे आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, ये दोनों प्रकार का दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यौन अपराध के आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। इट मीन्स ये है कि अगर कोई यौन अपराध किसी व्यक्ति के सिद्ध हो जाता है तो सबसे पहले पीड़िता को पत्नी के रूप में उसको ग्रहण करवाया जाता है, और अगर दोषी उसे पत्नी मानने से इनकार करता है तो उसे देश मांझी, ठीक है, देश मांझी या फिर प्रगणैत के पास भेज दिया जाता है। इट मीन्स कहने का अगर कोई व्यक्ति है यौन अपराध किया है और तो अगर वो उस लेडीज को, उस लड़की को पत्नी से इनकार कर देता है ग्रहण करने से, स्वीकार करने से, तो ऐसा मामला कहाँ भेजा जाता है? देश मांझी या फिर प्रगणैत के पास भेजा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा बिटलाहा। ठीक है, अगर कोई विकल्प नहीं दिख रहा है तो संथालों की सबसे बड़ी सजा कौन है? बिटलाहा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में हर बार कि संथालों की सबसे बड़ी सजा क्या है? तो बिटलाहा। तो बिटलाहा एक सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, बिटलाहा की सजा दी जाती है अगर कोई व्यक्ति मतलब संथालों मतलब क्या बोलता है कि अगर उसका बात को मानने से इनकार करता है तो क्या किया जाता है? उसको बिटलाहा सजा दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार, अपमानित करना एवं तिरस्कृत कर उसे गांव समाज से निकाल दिया जाता है। क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति मानने से इनकार देता है तो उसको बिटला की सजा दे दी जाती है। तो क्या होता है इसमें कि पूर्ण रूप से उसको बहिष्कार कर, अपमानित कर और तिरस्कृत कर उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती है। यदि अगर कोई व्यक्ति गर्भवती हो गई है तो सबसे पहले सूचना किसको दिया जाता है? जोग मांझी को। ठीक है, फिर पंचायत की बैठक होती है। जोग मांझी को अगर हम सूचना दिए फिर क्या होता है? बैठक होता है पंचायत। ठीक है, यदि लड़की आवेश संतान के पिता का नाम बता देती है, यदि अगर लड़की जो है उसका उस बच्चे का पिता कौन है, अब संतान का पिता कौन है, अगर उसका नाम बता देती है तो दोषी को लड़की अपनाना पड़ता है। तो अगर लड़की जो है लड़का का अगर नाम बता देती है तो लड़के को लड़की को अपनाना पड़ता है। और यदि लड़की दोषी का नाम नहीं बताती है, अब क्या बोलता है कि यदि अगर लड़की जो है उस व्यक्ति का नाम नहीं बताती है तो दोष को दूर करने के लिए, अब जो लड़की गलत काम की है उसको दूर करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में क्या किया जाता है? पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात के लिए चावल दाल आदि देना पड़ता है। ठीक है, क्या बोले, यदि अगर कोई लड़की है गर्भवती हो जाती है और अगर वो सबसे पहले उसको सूचना किसको मिलता है? जोग मांझी को। फिर जोग मांझी क्या करता है? पंचायत बैठता है सबका, उससे पूछा जाता है लड़की से कि इस अवैध संतान का पिता कौन है। यदि अगर लड़की बता देती है तो उस लड़के को लड़की को अपनाना पड़ता है, उस बच्चे को अपनाना पड़ता है। और यदि अगर वो लड़की जो है उस लड़के का नाम या इट मीन्स उस दोषी का नाम अगर नहीं बताती है तो उस लड़की का दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि लड़की के परिवार को दंड के रूप में क्या दिया जाता है? तो पूजा पाठ की सामग्री और भोज भात के लिए चावल दाल आदि देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि देश मांझी कितने गांव को मिला के बनाया जाता है? तो 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है, मतलब जिन मामलों का जो निपटारा है मांझी नहीं कर पाता है तो वैसे मामले का निपटारा देश मांझी करता है। ठीक है, कौन करता है वैसे मामले का निपटारा? देश मांझी करता है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है कि जो मांझी नहीं कर पाता है, जो मामला का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है वो मामला का निपटारा कौन करता है? देश मांझी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया जाता है। ठीक है, एक परगना बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है।
ठीक है। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है, और जो इसका मुखिया होता है, जो इसका हेड होता है, वो क्या बोलते हैं, परगनायत कहा जाता है उसको, ये कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता वैसे मामले का निपटारा परगनायत करता है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो मामला का निपटारा देश मांझी या फिर मांझी नहीं कर पाता है वैसे मामले का निपटारा कौन करता है, परगनायत करता है। ठीक है। देखिए ठीक समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई मामला है, कोई मसला है, ठीक है, ये व्यक्ति कोई दोषी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई इसका मामला किसी गांव में गया, तो कोई मामला किसके पास जाएगा, पहले मांझी के पास जाएगा, मांझी के बाद कहाँ जाएगा, देश मांझी के पास जाएगा, देश मांझी भी नहीं सुलझा पाया तो कहाँ जाएगा, परगनायत के पास जाएगा, और जो यही निकालेगा फाइनल डिसीजन इसी का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई है। अब जो वर्तमान समय में क्या है ना कि सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई है, जिसका कारण क्या, परंपरागत पंचायतों की शक्ति में कमी आ गई। अब सरकारी पंचायत खुल जाने से क्या हुआ ना कि जो पहले जो प्राचीन काल से चलते आ रहे थे पंचायत, उसके शक्ति में क्या है, कमी आ गया। ठीक है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।